अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि कांची के पल्लव कालीन मंदिरों की प्रमुख प्रकारों और शैलियों की विवेचना कीजिए, तो इसमें आपको जो चारों मंदिर शैली है, महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली, ठीक है, या मामल्य शैली, तीसरी है राज सिंह शैली, चौथा है नंदी वर्मन या अपराजित शैली, तो उन सभी का आपको वर्णन करना होगा। ठीक है, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। और पहले थोड़ा सा मंदिरों को दिखा देता हूं आप लोगों को। पल्लवकालीन मंदिरों का जो विकास है ना, वो अलंकरण विहीन मंडप शैली से शुरू होता है। देखिए ये भी एकात्मक पत्थर है, मोनोलिथिक, एक ही पत्थर को काट करके पूरी मंदिर संरचना बनाई गई है। ये अलंकरण युक्त मंडप मंदिर शैली है। अब मामल्य शैली के अंतर्गत धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, इन सबको देख सकते हैं। अब चलिए हम राज सिंह की शैली की बात करते हैं। इसमें कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, जो कि सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, और ये द्रविड़ शैली की अधिकांश बातें इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ये बैकुंठ पेरुमल मंदिर है। ठीक है, अब आपका जो है नंदीवर्मन शैली में मुक्तेश्वर मंदिर, सोर टेम्पल, ठीक है, तो ये है। तो अब आप जब तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम में आमतौर पे या तो रथ स्थापत्य पूछता है, या तो चारों मंदिरों के बारे में पूछ देता है, या महेंद्र शैली के बारे में पूछ देता है, या तो कैलाशनाथ मंदिर, कांची की बात मैं कर रहा हूँ, एलोरा का कैलाशनाथ का मंदिर अलग है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर अलग है। ठीक है, और सोर टेम्पल के बारे में पूछ देता है। तो सोर मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर पर मैं अपना अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्लास के बारे में। तो जो बच्चे हैं आर्किटेक्चर वाले, 199 का इसका मैंने मतलब वैल्यू रखा है, जिससे आप सारे वीडियो एक्सेस कर पाओगे। देखिए ये कोई एक प्लेलिस्ट की बात नहीं है, 199 से आप सभी प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। वो एक डायमंड पास है, अगर आप लोग चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस डायमंड पास के द्वारा आपको पहली बात क्या क्या लाभ मिलेगा। देखिए मैंने हिस्टोग्राफी बनाया हुआ है, मैंने फर्स्ट पेपर का जो स्तूप आर्ट जो कुछ भी है, मूर्तिकला है, उसकी बात मैंने किया है। ये दूसरा आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है, 3 प्लेलिस्ट हो गया। चौथा प्लेलिस्ट आपका प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री वाला उसमें सम्मिलित है। 5वां हो सकता है कि बनाऊंगा तो उसमें आपका लीगल इंस्टीट्यूशन का मैटर जाएगा। तो 4-5 प्लेलिस्ट आपको बड़ा लाभ करेगा। और आगे जाकर जब आप 6 सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ पर एपिग्राफी, नुमिस्मेटिक और फील्ड आर्कियोलॉजी, इन 3 के प्लेलिस्ट पहले तैयार किए जाएंगे। अगर ये तीनों तैयार हो जाते हैं तब चौथे पर हाथ लगाया जाएगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ साइंस है, इसके अलावा वहाँ पर क्या है, भारतीय शासन पद्धति है, तब वहाँ पर देखा जाएगा। नहीं तो अभी इसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा एमए प्रीवियस का जो तैयारी होती है उसके सारे जो भी वीडियो होंगे टेस्ट सीरीज वाला, इसी पर हल किए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो तैयारी किया जाएगा यूजीसी नेट जेआरएफ का, वो भी इसी के द्वारा आपको एक्सेस मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी जा रही हैं, ये नहीं। और बाकी जो भी है, वो जो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री, वो सबका भी एक्सेस इसमें है। यानी आप पूरा होल चीज़ों का अध्ययन कर पाएंगे। ये आपकी इच्छा है कि आप डायमंड पास लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। थैंक यू। तो आगे हम बात करते हैं मंदिरों के बारे में। तो फिर से वही थोड़ी सी भूमिका, मैंने पहले भी कुछ वीडियो में इस तरह का जिक्र किया था, लेकिन पुनः एक बार ताकि आपको याद हो जाए कि पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया। इस वंश की राजधानी कांची थी और इनकी मुख्य भाषा संस्कृत और तमिल थी। इस राजवंश का संस्थापक सिंह वर्मा प्रथम या सिंह विष्णु, जिसका समयकाल 575 से 600 ईस्वी माना जाता है। इनका राज चिन्ह सिंह था
और इन शासकों ने वैष्णव, शैव और जैन धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान किया, जिनका प्रभाव हमें उनके मंदिरों पर भी दिखाई देता है। अगर पल्लव राजवंश के दौरान कला और वास्तुकला की बात करें तो पल्लव राजाओं का शासनकाल कला और स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः उनकी वास्तु और दक्षिण कला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली अध्याय है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी और उसी से दक्षिण भारतीय स्थापत्य की 3 प्रमुख अंगों का जन्म हुआ। पहला मंडप, दूसरा रथ, तीसरा विशाल द्रविड़ शैली के मंदिर। प्रसिद्ध कलाविद पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया। महेंद्र शैली, मंडप शैली, मामल्ल शैली जिसे रथ मंडप शैली कहते हैं, राजसिंह शैली और चौथा है नंदीवर्मन शैली। तो हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन शैली के बारे में। तो अब सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पल्लव वास्तु का प्रारंभ महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में हुआ, जिसकी उपाधि विचित्र चित्र की थी। इसकी एक उपाधि चित्रकारी भी थी, मतलब मंदिर निर्माण करता। मंडप पट्टू लेख में यह दावा करता है कि उसने ईंट, लकड़ी, लोहा, चूना आदि के प्रयोग के बिना एक नई वास्तुशैली को जन्म दिया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत थी। अब मैंने थोड़ा बहुत इसमें शार्ट किया है, आप उसको समझ लीजिएगा। तो यह नई शैली मंडप वास्तु की थी, जिसके अंतर्गत गुहा मंदिरों का निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई। तोंड मंडलम की प्राकृतिक शिलाओं को उत्कीर्ण करके मंदिर बनाए गए, जिन्हें मंडप कहा जाता है। ये मंडप साधारण स्तंभ युक्त बरामदे हैं, जिसकी पिछली दीवार में एक या एक से अधिक कक्ष बनाए गए हैं। उनके पार्श्व भाग में गर्भगृह रहता है। इस शैली के प्रारंभिक मंडप सादे तथा अलंकरण रहित हैं, किंतु बाद के मंडपों को अलंकृत करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। पंच पांडव मंडप में 6 अलंकृत स्तंभ लगाए गए हैं। इन पर कमल फुल्लक, मकर तोरण, तरंग मंजरी आदि के अंकन प्राप्त होते हैं। शैव मंडप के गर्भगृह में लिंग स्वरूप और वैष्णव मंडप के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित रहती है। मंडप के बाहर बने द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां मिलती हैं, जो कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। मंडप के सामने स्तंभों की एक पंक्ति मिलती है और प्रत्येक स्तंभ 7 फुट ऊंचा है। स्तंभ संतुलित ढंग से नियोजित किए गए हैं तथा 2 स्तंभों के बीच समान दूरी पर उन्हें खड़ा किया गया है, ठीक है। स्तंभों के 3 भाग दिखाई देते हैं। स्तंभ का आधार तथा शीर्ष भाग पर 2 फुट का आयत है, जबकि मध्यवर्ती भाग अष्टकोणीय बनाया गया है। स्तंभ प्रायः चौकोर हैं, जिनके ऊपर शीर्ष जो है सिंहाकार बनाए गए हैं। महेंद्र शैली के प्रमुख मंडपों में मंडप पट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप, महेंद्रवाणी का महेंद्र विष्णु गृह मंडप, ग्रामंडूर का विष्णु मंडप, त्रिचनापल्ली का ललितांकुर, पल्लवेश्वर गृह मंडप आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महेंद्र वर्मा प्रथम के बाद भी कुछ समय तक इस शैली का विकास होता रहा। अब बात करते हैं नरसिंह वर्मन शैली की, यानी रथ मंडप शैली की। तो इस शैली का विकास नरसिंह वर्मा प्रथम, जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम का लड़का था, यानी महामल्ल के काल में हुआ था, क्योंकि ये अच्छा पहलवान भी था, इसलिए इसका नाम महामल्ल कहा जाता है, महामल्ल है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, एक तो मंडप मंदिर, दूसरे एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। यहाँ मुख्य पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए हैं, जिसमें आदिवराह मंडप, महिषमर्दिनी मंडप, पंच पांडव मंडप आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें विविध प्रकार से अलंकृत किया गया है। मंडपों का आकार प्रकार बड़ा नहीं है। मंडपों के स्तंभ पहले की अपेक्षा पतले और लंबे हैं। इनके ऊपर पद्म, कुंभ, फलक आदि अलंकरण बने हैं। स्तंभों को मंडपों में अत्यंत अलंकृत ढंग से नियोजित किया गया है। मंडप अपनी मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें उत्कीर्ण महिषमर्दिनी, अनंतसाई, विष्णु, त्रिविक्रम, ब्रह्मा, गजलक्ष्मी, हरिहर आदि की मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से अत्यधिक सुंदर बनाई गई हैं। पंच पांडव मंडप में कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण किए जाने का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। आदिवराह मंडप में राज परिवार के 2 दृश्यों का अग्र मिलता है। पहली मूर्ति राजा सुखासन मुद्रा में है,
जिनके दोनों ओर उनकी दो रानियां खड़ी हैं। इनकी पहचान सिंह विष्णु से की गई है। दूसरी मुद्रा में महेंद्र अपनी दो पत्नियों के साथ खड़ा दिखाया गया है। तो महेंद्र शैली के मंडप, मामल्य शैली के मंडप जो हैं महेंद्र शैली के मंडप के विकसित रूप को प्रकट करते हैं। अब हम बात करेंगे मामल्य शैली के अंतर्गत रथ मंदिरों का जो दूसरा रूप है। तो मामल्य शैली की दूसरी रचना जो है वो रथ अथवा एकास्मिक मंदिर है। पल्लव वास्तुकारों ने विशाल प्राकृतिक चट्टानों को काटकर जिन एकास्मिक पूजा गृहों की रचना की उन्हीं को रथ कहा जाता है। इनके निर्माण की परंपरा नरसिंह वर्मा प्रथम के समय में प्रारंभ हुई। रथ मंदिरों का आकार प्रकार अन्य आकृतियों की अपेक्षा छोटा है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं, जैसे ये अधिक से अधिक 42 फुट लंबे हैं, 35 फुट चौड़े हैं और 40 फुट ऊंचे हैं। और जो पूर्व के जो गुहा विहार हैं या चैत्र हैं उन्हीं की अनुकृति पे बने हुए प्राप्त होते हैं। पल्लव वास्तुकारों ने विशाल प्राकृतिक चट्टानों को काट करके, तो प्रकृति लिखा है तो उसको प्राकृतिक पढ़ना, प्राकृतिक, ठीक है ना, नेचुरल स्टोन, ठीक है। तो प्राकृतिक चट्टानों को काटकर जिन एकास्मक यानी मोनोलिथिक पूजा गृहों की रचना की उन्हीं को रथ कहा जाता है। इनके निर्माण की परंपरा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय से प्रारंभ हुई। इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है, लेकिन देखिए लाइकिन हो गया, ठीक है। इनकी कुल संख्या 7 न होकर के 8 है, जैसे द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी यानी ग्राम्य देवी का रथ और वलई कुड्डे का रथ। इसमें सबसे बड़ा रथ कौन सा है? धर्मराज रथ है। सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ है। प्रथम 5 दक्षिण में और अंतिम 3 उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। ये सभी शैव मंदिर प्रतीत होते हैं, जिसमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। असल में देखा जाए तो ये एक सचल देवायतन की अनुकृति है, जिसका प्रयोग उत्सव या शोभा यात्रा के दौरान किया जाता था, जैसे पुरी का रथ। इसका आकार झोपड़ी जैसा है। इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। विशेष रूप से मैं द्रौपदी रथ की बात कर रहा हूँ, तथा यह एक सामान्य कक्ष की भांति खोदा गया है। यह सिंह, हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। अन्य सभी रथ बौद्ध विहारों के समान सम चतुरस्त्र यानी चतुर्भुज के आयताकार आकार में है, तथा इनके जो शिखर हैं नागर और द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। विमान के विविध तत्वों अधिष्ठान, पादभित्ति, प्रस्तर, ग्रीवा, शिखर तथा इसमें स्पष्टता दिखाई देते हैं। गणेश रथ का जो शिखर है वो बेसर शैली में निर्मित दिखाई देता है, ठीक है। और धर्मराज रथ को द्रविड़ शैली के मंदिर का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। अब नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इन रथों की जो दीर्घाकार आयोजना है, छोटी होती जाने वाली जो मंजिलें हैं, जो कलश हैं, जो नुकीले किनारों वाले पीपे के आकार की छतों के आधार पर ही के बाद ही गोपुरों और मंदिरों के प्रवेश की जो बुर्जियां हैं उनकी डिज़ाइन तैयार की गई होंगी। तो मामल्य शैली के रथ अपनी मूर्ति कला के लिए क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। द्रौपदी रथ की दीवारों में माँ दुर्गा तथा अर्जुन के रथ में दीवारों में बनी शिव की मूर्तियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन रथों को सप्त पैगोडा कहते हैं। ध्यान रखिएगा 7 न होकर के ये कितनी हैं? 8 हैं। दुर्भाग्यवश इनकी रचना क्या रह गई है? अपूर्ण रह गई है। अब हम बात करेंगे राजसिक शैली। देखिए, इस शैली का प्रारंभ पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया। इसके अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर पत्थर, ईंट आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इस शैली के मंदिरों में 3 महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं, जैसे सौर मंदिर, तटीय शिव मंदिर जिसको आप कहते हो, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर, ठीक है। सौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण माना जाता है, ठीक है। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। उसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में इसकी रचना पूर्ण हुई। द्रविड़ शैली की सभी, ठीक है, विशेषताएं जैसे परिवेष्टि प्रांगण, गोपुरम, परिवेष्टि मतलब चारों ओर से घिरा हुआ प्रांगण, ठीक है, गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, स्तंभ युक्त मंडप, विमान मतलब वही शिखर संरचना इस मंदिर में एक साथ प्राप्त हो जाती है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है।
इसका गर्भगृह आयताकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 9 फुट है। इसमें पिरामिड नुमा विमान तथा स्तंभ युक्त मंडप हैं। मुख्य विमान के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है ना, परिक्रमा पथ, और स्तंभों पर आधारित मंडप मुख्य विमान से कुछ दूरी पर बना है। पूर्वी दिशा में गोपुरम 2 तल्ला बनाए गए हैं। संपूर्ण मंदिर ऊंचे परकोटों से घिरा हुआ है, ठीक है, यानी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। मंदिरों में शैव संप्रदाय या शिव लीलाओं से संबंधित अनेक सुंदर सुंदर मूर्तियां अंकित हैं जो उसकी शोभा को बढ़ाती हैं। तो पल्लव वास्तुकला का विकसित स्वरूप इस मंदिर में दिखाई देता है। अब बात करते हैं नंदीवर्मन शैली की। इस शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसके उदाहरण हैं कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, औरंगटम का वड़मलेश्वर मंदिर, तुरत्तैन का विरट्टानेश्वर मंदिर, गुड्डीमलम का परशुरामेश्वर मंदिर आदि। कांची के मंदिर इस शैली के प्राचीनतम नमूने हैं। अब देखिए, ये नंदीवर्मन शैली में जो प्रवेश द्वार जो हैं स्तंभ युक्त मंडप बने हैं। शिखर जो वृत्ताकार है यानी बेसर शैली में निर्मित है। विमान तथा मंडप एक ऊंची चौकी पर स्थित है। छत चिपटी है। शैली की दृष्टि से ये धर्मराज रथ की अनुकृति प्रतीत होते हैं। इसके बाद के मंदिर चोल शैली से प्रभावित हैं और उसके निकट है। इस प्रकार पल्लव राजाओं का जो शासनकाल है वो कला और स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत उन्नत और उन्नति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये पल्लव मंदिर शैली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सभी को आशीर्वाद।